दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। तो ये जो मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 जो अपडेट हुए हैं 24 सितंबर 2024 को। ठीक है, ये जो वीडियो है इसके अंदर जो भी आपके लीव रूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, चाहे वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर हो, आईआईटी का पेपर हो, एनआईटी का पेपर हो या केवी का पेपर हो या कहीं का भी पेपर हो, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं रूल्स पे, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही एक आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ में जो सारे के सारे लीव्स के ऊपर जो टॉपिक है वो आपको आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर टोटल 73 पेजेस की ये वीडियो है, पीडीएफ फाइल है। ठीक है, और जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो लीव रूल्स के ऊपर हैं। ठीक है, तो इनको देख के आप घबराइएगा मत। ठीक है, क्योंकि आने वाली जो इसकी अगली पीडीएफ में इसी अगले पेज है, उससे मैं आपको मेन मेन पॉइंट जो है वो सभी कवर करवा दूंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है ये चैप्टर 1 है इसमें। ठीक है, इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल है ये होता है अंडर 1972, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कब फोर्स में आया था? 1 डे ऑफ जून 1972 को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मेन मेन पॉइंट्स में आपके डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे आप साथ में इनको लिख भी लीजिएगा। अब दूसरी बात है कि ये जो लीव रूल्स है ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो सेंट्रल सीसीएस लीव रूल्स है ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं। आर्मी में, ठीक है, रेलवे में, ठीक है, एनआईटीज़ में, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लीव रूल्स हैं वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं। रेलवे सर्वेंट्स को अप्लाई नहीं होते हैं, जो पर्सनल कैजुअल है और डेली रेटेड या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है उनको अप्लाई नहीं होते हैं, जो कंटीजेंसीज पेड में रखे होते हैं उनको अप्लाई नहीं होते हैं, जो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में होते हैं उनको अप्लाई नहीं होते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर होते हैं उनको अप्लाई नहीं होते हैं, जो लोकली रिक्रूट होते हैं फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक, कंसुलर और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज उनको भी अप्लाई नहीं होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे होते हैं उनको भी अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, और जो पर्सन्स जो हैं उस स्पेशल प्रोविज़न की तरह रखे होते हैं उनके लिए भी अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, पर्सन गवर्न फॉर पर्पस ऑफ लीव बाय द फंडामेंटल रूल और द सिविल सर्विस, पर्सन जो डेपुटेशन पे होते हैं उसके लिए भी अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब कैसे? ऑन डेपुटेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्सेज, किसी लिमिट ड्यूरेशन के लिए जो कोई भी डेपुटेशन पे आता है उसके लिए भी जो है वो लीव रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक बार देख लेना है, ध्यान से याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि अब आपके पास कई टर्म्स आएंगे कि कंटिन्यूस सर्विस। कंटिन्यूस सर्विस क्या होती है? कि जो भी आपने पीरियड स्पेंड किया है ड्यूटी पे या फिर लीव पे, वो इंक्लूड होता है इसके अंदर। ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस। ठीक है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, ये भी इंक्लूड होती है। ठीक है, अगला आपका एमसीक्यू बन सकता है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होती है आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन द एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिटायरमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि कई जगह जो है वो 60 की एज है रिटायरमेंट की, कई जगह 58 की है। मान लेते हैं किसी का जो है वो रिटायरमेंट है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है मान लो 22 तारीख, ठीक है, दिसंबर। ठीक है, तो उसकी जो रिटायरमेंट होगी वो कितनी तारीख होगी? उसकी होगी 31 दिसंबर को। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब यही है जो ये लाइन लिखी गई है। इसके बाद इसमें आता है कि फॉरेन सर्विस का मतलब क्या होता है। फॉरेन सर्विस का मतलब होता है कि वो सर्विस जिसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिसीव करता है अपनी पे कहाँ से? विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। इस फंड के अलग जो उसको सैलरी इस फंड से नहीं मिलती है, मतलब सैलरी, ठीक है, उसको
किसी और सोर्स से मिल रही है तो वो फॉरेन सर्विस में उससे मिलती है। आगे हम बात करें इसके अंदर कि क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय क्या होता है। तो एन ऑफिसर हु हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूपीएससी टू एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज। मिनिस्ट्रियल सर्विस में क्या होती है, जो क्लैरिकल सर्विस टाइप होती है, ये मिनिस्ट्रियल सर्विस आती है सेक्रेटरीट में, ठीक है। अपॉइंट हो रहा है टेम्परेरी या फिर ऑफिशिएटिंग वैकेंसी में, ऑन द अंडरस्टैंडिंग गिवन टू हिम इन राइटिंग, कि उसकी अपॉइंटमेंट तो हो रही है लेकिन वैकेंसी एक्सपेक्टेड टू बिकम परमानेंट। वैकेंसी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमानेंट होगी, लेकिन वो कन्फर्म नहीं होगी, ठीक है। कब? आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये होता है वैकेशन डिपार्टमेंट। वैकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है? जिसके अंदर रेगुलर वैकेशंस अलाउड नहीं होती है। आगे मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी में आपके साथ चर्चा करूंगा, ठीक है। मेनली जो वैकेशन डिपार्टमेंट कहाँ होता है? जहाँ पर हमारे पास में टीचिंग वगैरह होती है, ठीक है। अगला आ रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर और ऑन फॉरेन सर्विस। मान लें कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो टेम्परेरी ट्रांसफर पे जाता है या फिर फॉरेन सर्विस में, तो उसके लिए क्या रूल है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑन फॉरेन सर्विस जाता है आउटसाइड इंडिया, ये रूल जो है वो अप्लाई होते हैं ऑन टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द फॉरेन सर्विस और टेम्परेरी ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके लिए ये सारे जो हैं ये हमारे पास में रूल्स आ रहे हैं लीव के, ठीक है। इसके बाद अब ये बोल रहा है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम सर्विस और पोस्ट गवर्नड बाई अदर लीव रूल्स। इसमें ये कह रहा है कि व्हेन ट्रांसफर टेम्परेली टू अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई शैल रिमेन सब्जेक्टेड टू द लीव रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू हिम बिफोर सच ट्रांसफ़र। मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टेम्परेली किसी भी सर्विस या पोस्ट के लिए, तो उसको जो रूल्स हैं वो कौन से अप्लाई होंगे? जो पहली बारी सर्विस में था, ओके। आगे अब ये वाला टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब हमारे पास सेकंड आ गया है कि जनरल कंडीशंस, ठीक है। जनरल कंडीशंस के बारे में आ गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट टू लीव। तो हम जो छुट्टी लेते हैं लीव, वो हम क्लेम नहीं कर सकते कि वो हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हम छुट्टी अप्लाई करते हैं, जैसे CL अप्लाई कर दी, EL अप्लाई कर दी, ठीक है। तो क्या होगा कि वो मतलब कि रिफ्यूज़ या रिवॉक कर सकते हैं छुट्टी को, ठीक है, जो भी हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन वो उसको क्या नहीं कर सकते, एल्टर, ठीक है। उसको क्या नहीं कर सकते, वो एल्टर नहीं कर सकते, मतलब कि चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि मान लो हमने अगर 3 दिन की छुट्टी अप्लाई की है, तो वो उसको ये नहीं कर सकते कि तुम्हें 2 दिन की मिलेगी या 1 दिन की मिलेगी, जितनी दी है उतनी ही मिलेगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट लीव अगर हम अप्लाई कर रहे हैं अंडर रूल 20, उसको हम रिफ्यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो हम मेडिकल पर्पज़ से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव। मान क्या अफेक्ट होता है अगर किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है, हटाया जाता है, या वो रिज़ाइन देता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल नंबर 39 एंड दिस रूल एंड एनी क्लेम टू लीव टू द क्रेडिट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ डिसमिस्ड और रिमूव्ड और हु रिज़ाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस सीजेस फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल। मतलब जिस दिन उसको क्या किया गया, डिसमिस किया गया, हटाया गया, या उसने रिज़ाइन दिया, तो उसके बाद जो उसकी लीव जो है वो क्रेडिट नहीं होगी, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है 2 नंबर कि व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर अनदर पोस्ट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है भारत सरकार के अंदर, बट आउटसाइड हिज पेरेंट ऑफिस, लेकिन वो अपने पेरेंट्स ऑफिस के बाहर करता है या फिर डिपार्टमेंट में, ठीक है। एंड इफ सच एप्लीकेशन इज फॉरवर्ड थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर उसने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया हुआ है, तो जो उसकी लीव है वो क्या करेगी, वो लैप्स नहीं होगी उसकी, वो फॉरवर्ड हो जाएगी जब वो नेक्स्ट पोस्ट पे जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिसमिस होता है या रिमूव होता है सर्विस से एंड इज री इंस्टेटेड एन अपील ऑन रिवीजन शैल बी एंटाइटल टू काउंट फॉर लीव्स, ठीक है।
मतलब कि कोई भी डिसमिस या रिमूव होता है सर्विस से, लेकिन वो दोबारा से अपील करता है रिवीजन के लिए, तो उसकी जो छुट्टियां हैं वो काउंट होगी। ठीक है, और लेकिन वो कौन सी होगी? सर्विस प्रायर टू डिसमिसल और रिमूवल। ठीक है, अगला हमारे पास में जो टॉपिक आ रहा है इसके अंदर, मतलब अगला जो इसमें आ रहा है, ये आ रहा है कि कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने सीएल लिया है, हम चाहते हैं कि हम उसको जो है वो ईएल में कन्वर्ट करा दें, तो उसके लिए क्या रूल है? ठीक है, तो इसके लिए ये रूल है कि हम कोई भी छुट्टी है उसको हम किसी दूसरी में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि हम कोई छुट्टी अटेंड करने के बाद आते हैं तो उसे हमें कितने दिनों के अंदर करना पड़ेगा अप्लाई? 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू के लिए कि जो कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर काइंड होती है वो हमें 30 दिनों के अंदर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब सैलरी की बात होगी आएगी, तो सैलरी जो हमें फाइनली जो ग्रांट की होगी, मान लो हमने सीएल ली थी, ठीक है, बाद में हमने ईएल ले ली, तो फाइनली जो सैलरी होगी वो लीव के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, कि उसको कितनी जो है वो लीव सैलरी दी जाएगी। ओके, अगला जो है हमारे पास में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस लीव, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो मैक्सिमम कितने जो है वो टाइम तक के लिए छुट्टी ले सकता है। तो इसका आपने याद रखना है, ये लिखा है कि ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक वो जो है वो छुट्टी ले सकता है। ठीक है, 5 साल से ऊपर के लिए उसे राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, द्रौपदी मुर्मू के पास। मजाक कर रहा हूँ, मतलब उसे प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो 5 साल से ऊपर जो है छुट्टी चाहता है। ओके, आगे अब अगला मैं जो टॉपिक है मेन उसके बारे में बात करता हूँ, ये इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। इसके बाद ये है एक कि गस्टेड गवर्नमेंट है। अब इसमें दो बातें होती हैं, एक होता है गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट, एक होता है नॉन गस्टेड। ठीक है, डिफरेंस आई होप आप सबको पता होगा। तो जो गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो उसका होता है फॉर्म नंबर 3, जबकि जो नॉन गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके लिए होता है फॉर्म नंबर 4। इसमें आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि लीव टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाती है या उसको चोट लग जाती है, कुछ लग जाता है और वो ड्यूटी पे दोबारा ना आ पाए, तो उसके लिए क्या रूल है? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इफ़ द मेडिकल अथॉरिटी इज़ अनेबल टू से, अगर मेडिकल अथॉरिटी नहीं कह सकती कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ एक्वायर्ड अ डिसेबिलिटी और नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस, तो जो छुट्टी होगी वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए कितनी? 12 महीने, मतलब 12 मंथ की वो लीव ले सकता है। ठीक है, और वो एक्सटेंड नहीं होगी उसके बाद जब तक मेडिकल अथॉरिटी जो है वो आगे के लिए नहीं कहेगी। तो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव। तो अगर मान लीजिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, हमारे पास एक होती है सीएल, दैट इज़ क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैजुअल लीव। ठीक है, ये हमें मिलती है साल में 8। ओके, और दूसरी होती है ईएल, दैट इज़ अर्न लीव, ये मिलती है हमें एक साल में कितनी? अर्न लीव कितनी मिलती है हमें एक साल में? 30। ठीक है, 1 जनवरी को होती है 15 ऐड और 1 जुलाई को होती है दोबारा 15 ऐड। ठीक है, अब इन केस मान लीजिए हमारा क्या है, संडे ऑफ है। ठीक है, हमने सैटरडे की छुट्टी ले ली सीएल और एक हमने ले ली मंडे की सीएल। ठीक है, तो क्या हमारा संडे काउंट होगा? नहीं होगा इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर हमने सैटरडे की हमने ले ली ईएल और हमने मंडे की ले ली ईएल, बीच में क्या आ रहा है? संडे। ठीक है, तो इसमें अर्न लीव के केस में क्या होगा? संडे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव। अगला हम बात कर रहे हैं, अगला इसमें बोल रहा है कि रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। मान लें किसी ने जो है वो 6 दिन की सीएल ली है। ठीक है, मैक्सिमम ये केस होता नहीं है कभी भी सर्विस में। ठीक है, कि वो छुट्टी ख़त्म होने के बाद ना आए, लेकिन अगर बाई चांस वो अगर नहीं आता है तो क्या होता है? तो इसके लिए थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि इन केस अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिकॉल्ड टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, सच रिकॉल टू ड्यूटी शैल बी ट्रीटेड एज कंपलसरी इन ऑल केसेस। ठीक है,
मतलब ये कंपलसरी है कि वो आए। इफ़ द लीव फॉर फ्रॉम विच ही इज़ रिकॉल्ड इज़ इन इंडिया, अगर वो इंडिया में है और उसको रिकॉल कर रहे हैं तो टू बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही स्टार्ट्स फॉर द स्टेशन टू विच ही इज़ ऑर्डर्ड एंड टू ड्रॉ। ठीक है, उसको ट्रैवलिंग अलाउंस अंडर इस रूल में मिलेगा। लीव सैलरी कम कितनी मिलेगी, जब तक वो ज्वाइन नहीं करता है उस हिसाब से। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ही उसको उस हिसाब से लीव सैलरी जो है वो मिलेगी। अगला हमारे पास में टॉपिक है कि काइंड ऑफ लीव्स ड्यू एंड एडमिसिबल, कि किस किस टाइप की जो लीव है वो ड्यू और एडमिसिबल होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की अर्न लीव के बारे में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए लिखा है कि 15 दिन की मिलती है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई। ठीक है, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंस अ न्यू पोस्ट, मान लीजिए, अच्छा अब ये एक कंडीशन और है, मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, मान लीजिए आप कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में सर्विस। ठीक है, और आपकी सिलेक्शन कहाँ हो जाती है, ऑडिट डिपार्टमेंट में। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए वहाँ से उसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें कुछ ज्वाइनिंग टाइम मिलता है जब आप नई पोस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन कब है, जब आप पहले सर्विस कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो ज्वाइनिंग टाइम नहीं लेता है, वो अगले दिन मान लीजिए यहाँ पर वो आफ्टरनून में रिज़ाइन देता है और ऑडिट में जाके वो फोरनून में ही ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो उसने एक भी दिन का ज्वाइनिंग टाइम नहीं लिया। ठीक है, तो इसके बारे में कंसेप्ट है कि व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन अ न्यू पोस्ट विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम बाय रीज़न, तो उसको क्या होगा, उसे के उसको कितनी ईएल क्रेडिट होंगी नई जगह जब जाएगा तो ये है 15 डेज रिड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ डे एक्चुअली अवेल्ड शैल बी क्रेडिट टू हिज लीव अकाउंट। मतलब उसको जो है वो 15 ईएल जो है वो उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट होगी उसके लीव रिकॉर्ड में नई जगह पे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो हम मैक्सिमम जो ईएल मतलब रख सकते हैं पूरी सर्विस में, वो कितनी होती है, 300 डेज। इस पर भी क्वेश्चन आता है। ओके, आगे हम बात करें कि जो अब ये क्वेश्चन और आता है कि मैक्सिमम जो ईएल है हम एक बारी में वो कितने दिनों के ले सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ कि 180 डे की जो है हम वो ईएल ले सकते हैं एक बारी में, मतलब कि 6 मंथ्स की। ओके, अब आ रही है हमारे पास में अगला टॉपिक कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं अर्न लीव की, जो हमें 15-15 दिन की मिलती है ना, टोटल कितनी मिलती है, 30। ठीक है, तो अब हमने इसका रेट निकालना है। ठीक है, 30 छुट्टियाँ मिलती है हमें किस हिसाब से, 12 महीने हो गए। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.5। मतलब यहीं पे यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमें मिलती है एट द रेट ऑफ 2.5 डे ऑफ ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ओके, अगला इसके अंदर ये जो 3 पॉइंट हैं इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल सकता है। ये बोल रहा है कि व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिमूव, जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई रिमूव कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं सर्विस में, तो उसकी जो ईएल होगी वो किस हिसाब से काउंट होगी, तो उसकी काउंट होगी 2.5 डेज पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ अप टू द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ प्रिसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच ही रिमूव्ड। मतलब मान लीजिए वो अक्टूबर में उसको क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, तो जो उसका पिछला महीना है सितंबर, तो वहाँ तक की जो है वो इसकी ईएल जो है वो काउंट होगी। ये किस केस में आता है, रिमूवल और डिसमिस के केस में। ठीक है, दूसरा केस होता है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट को जो डाइज हो जाता है, मतलब कि वो नहीं रहता है, तो उसकी जो छुट्टियाँ होंगी ईएल वो किस हिसाब से काउंट होगी। ये लिखा हुआ है 2.5 डेज पर कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस अप टू द डेट ऑफ डेथ। मान लीजिए वो अक्टूबर में एक्सपायर हुआ है। ठीक है, 30 अक्टूबर को हुआ है, तो उसकी जो ईएल जो काउंट होगी वो किस हिसाब से काउंट होगी, ये होगी 30 अक्टूबर तक की। ठीक है, मतलब उसकी अक्टूबर महीने की भी जो है वो 2.5 ईएल जो है वो जुड़ेगी। और इसमें अगला जो है वो है, इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ कि अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवेल करता है लीव, ठीक है, और सम पीरियड ऑफ अब्सेंस, उसको हम ट्रीट करेंगे कैसे, एज अ डाइज नन इन हाफ ईयर। ठीक है, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, ये होगा हमारे पास में, इसमें हम रिड्यूस कर देंगे 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ सच लीव। ठीक है, 1/10 से डिवाइड कर देंगे और मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15। ठीक है,
आगे चल के मैं अगली जो वीडियोज़ आएगी उसके अंदर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दूँगा इसके ऊपर, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं सिर्फ़ आपके साथ थ्योरेटिकल पार्ट लेके ही चल रहा हूँ। ओके? आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आगे हम बात करते हैं अर्न लीव के बारे में कि वैकेशन डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपसे पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि वैकेशन डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, जहाँ पर हम टीचिंग वगैरह इंक्लूड करते हैं, ठीक है? तो टीचिंग के केस में क्या होता है, जैसे नॉन टीचिंग है, ठीक है? वहाँ तो आपको पता है कि ईएल जो है वो 15 जनवरी में क्रेडिट होगी और 15 जुलाई में क्रेडिट होती है, ठीक है? लेकिन टीचिंग के केस में क्या होता है, जनवरी में 5 ऐड होंगी और जुलाई में 5 ऐड होगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो है वो छुट्टियाँ होती हैं जब भी सेमेस्टर एंड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वैकेशन डिपार्टमेंट शैल बी क्रेडिटेड विद ईएल इन एडवांस इन 2 इंस्टॉलमेंट, 5 दिन इन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई एवरी कैलेंडर ईयर, ठीक है? आपने सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है। अगला जो आता है इसमें आता है हाफ पे लीव। अब हाफ पे लीव क्या होती है, ठीक है? और हमें ये कितनी मिलती है? हाफ पे लीव में इसलिए क्या होता है, हाफ सैलरी, ठीक है? कई बार जो मेडिकल अगर हम लीव लेते हैं तो उसको भी हम हाफ पे लीव में काउंट कर लेते हैं कई जगह सर्विस में, ठीक है? हाफ पे लीव हमें कैसे कितनी मिलती है, ये भी 2 इंस्टॉलमेंट मिलती है। 1 जनवरी को 10 ऐड होती हैं और 1 जुलाई को दोबारा से 10 ऐड होती है। टोटल कितनी होती हैं हाफ पे लीव? 20, ठीक है? और इसका अब ये पूछ ले कि डेज मतलब मंथ के हिसाब से कितना होगा, तो आपने याद रखना, ये होता है 5/3 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ। ओके, अगली हम बात करते हैं कम्यूटेड लीव की। कम्यूटेड लीव के बारे में बात करें तो कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव, ठीक है? ड्यू में बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर हमें क्या मिलती है, कम्यूटेड लीव मिलती है, ठीक है? हाफ पे लीव हम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, 180 डेज के लिए, ठीक है? वो भी कितनी, पूरी सर्विस में। आपने ये बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे हम बात करते हैं लीव नॉट ड्यू के ऊपर, ठीक है? लीव नॉट ड्यू होती है वो हम मैक्सिमम ले सकते हैं 360 दिन की, ठीक है? ये सिर्फ मिलती है किसको, जो भी परमानेंट एम्प्लॉय होगा सर्विस में उसी को। टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटसोर्स वाले हो गए, इनको कोई भी लीव ये इस टाइप की नहीं होती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी ने रिटायरमेंट होना है किसी 2000, मान लीजिए अभी चल रहा है 25-26 में, तो वो 2025 में जो है वो प्रिपरेटरी लीव, यहाँ लिखा हुआ एक वर्ड है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, तो 2025 में वो लीव ले सकता है प्रिपरेटरी तैयारी करने के लिए रिटायरमेंट की, ठीक है? और ये जो लीव होती है इसको जो है वो अथॉरिटी कभी भी कैंसिल नहीं करती है और ना कर सकती है, ठीक है? ये प्रावधान है। अब हम बात करें आगे कि दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ पुट, कितनी मतलब मिनिमम सर्विस होनी चाहिए अगर हमने लीव नॉट ड्यू लेनी तो 1 साल की, ठीक है? मान लीजिए अब ये कंडीशन है, ठीक है? कंडीशंस पे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में अवश्य मिलते हैं। किसी सर्वेंट को हम देते हैं लीव नॉट ड्यू, ठीक है? वो रिज़ाइन कर जाता है अपनी सर्विस से अपनी रिक्वेस्ट में, ठीक है? बिना रिटर्न होने ड्यूटी में आए तो उसकी जो लीव नॉट ड्यू होगी वो क्या कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? हिज रेजिग्नेशन एंड रिटायरमेंट टेकिंग अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच सच लीव एंड द लीव सैलरी जितनी भी होगी वो उसकी रिकवर होगी, ठीक है? कब से, जिस डेट से उसकी क्या होगी, उसने रिज़ाइन या रिटायरमेंट ले अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तब मिलती है जब कोई भी लीव ना बची हो, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है और भी लीव बची हो तो गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई कर सकता है राइटिंग में अपनी अथॉरिटी को, तब भी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है, ठीक है? अब इसका क्या है कि ये 3 मंथ्स के लिए मिलती है, ठीक है? लिमिट है इसकी। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी 6 मंथ नहीं 1 ईयर, तो उसे 6 महीने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिल सकती है, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन और है, अगर कोई पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या इस वाली जो भी डिसीज़ के बारे में दिया हुआ है
अगर इससे किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको जो है वो 18 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो मिलती है। ठीक है, याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह इसके अंदर लेप्रोसी भी आ गया, कैंसर भी आ जाता है। ठीक है, और ये एक स्टडी लीव के बारे में है। अगर हम कोई स्टडी करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में तो हमें 24 महीने की जो है वो स्टडी लीव मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ये आ गया लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ठीक है, जो आपसे पहले बात की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितनी ईएल जो है, जैसे आपको मान लो हर साल 30 जो है वो मिलती है। ठीक है, 30 साल सर्विस है तो 30 साल में कितनी ईएल होगी, 900। लेकिन आप मैक्सिमम लास्ट में कितनी अपनी जमा कर सकते हैं, 300। इतनी ही आपको इन कैश होगी, मतलब इतने का आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ये फॉर्मूला दे रखा है, आप देख सकते हैं इस टेबल में। ठीक है, HRA इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीव एनकैशमेंट में क्या इंक्लूड होता है, टीए, HRA, तो आपको पता होना चाहिए कि HRA इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आगे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ये सभी इनमें आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगला है स्पेशल काइंड ऑफ लीव अदर देन स्टडी लीव। स्टडी लीव के अलावा और कौन सी एक स्पेशल काइंड्स ऑफ लीव होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होती है उनको मिलती है मैटरनिटी लीव। ठीक है, और मेल एम्प्लॉय को मिलती है, यहाँ नीचे दिया, पैटर्निटी लीव। ओके, मैटरनिटी लीव क्या होती है, जब भी किसी महिला के प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उस समय पे उसको क्या मिलती है, मैटरनिटी लीव। ठीक है, जब उसके बच्चा हो जाता है तो। ठीक है, और इसकी कंडीशंस क्या है कि 2 से कम बच्चे होने चाहिए। ठीक है, और ये मिलती है कितनी, 180 दिन, यानी कि 6 मंथ के लिए जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो ये इतनी ही मिलती है जितनी उसको पहले मिल रही हो। ठीक है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और क्या याद रखना है कि इसको हम किसी भी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और एक पॉइंट और है कि ये किसी भी लीव अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती है कि मान लो हम इसको ईएल में से काट लें, सीएल में से काट लें। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैटरनिटी लीव में। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि इन केस ऑफ सरोगेसी, सरोगेसी क्या होता है, मान लीजिए कोई जो है किसी और के संतान को अपने घर में अगर रख रहा है उसको बोलते हैं सरोगेसी। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमें कितना मिलता है, 180 दिन की जो है वो मैटरनिटी लीव मिलती है। अब हम बात करते हैं मेल एम्प्लॉय की, जिसकी लीव का नाम होता है पैटर्निटी लीव। यदि कोई फादर बनता है तो उसे मिलती है 15 दिनों की पैटर्निटी लीव। ठीक है, इसमें भी जो सैलरी है वो उतनी ही मिलेगी जितनी उसको मिल रही है। ठीक है, ये भी कंबाइन हो सकती है किसी भी लीव के साथ में। ये भी डेबिट नहीं होती है किसी भी लीव अकाउंट में। ठीक है, और इसका कुछ टाइम पीरियड होता है। अगर हम 6 महीने के अंदर, मतलब बच्चा होने के 6 महीने के अंदर अगर हम पैटर्निटी लीव को अवेल नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, लैप्स। क्या हो जाएगी, लैप्स, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आता है अगर कोई चाइल्ड अडॉप्ट करता है उसके ऊपर, तो उसके लिए मिलती है 15 दिन की। ठीक है, लीव सैलरी के बराबर मिलती है, कंबाइन कर सकते हैं किसी के साथ में, डेबिट नहीं होती है किसी भी अकाउंट से, सेम एज पहले की तरह। ठीक है, फीमेल गवर्नमेंट को मिलती है, एम्प्लॉय को मिलती है 180 डेज़ की, 180 डेज़ की। अब हम बात करते हैं चाइल्ड केयर लीव। महिलाओं के लिए काफ़ी ही अच्छी ही बात होती है अगर वो जॉब में आती हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि उनको काफ़ी सारी लीव्स मिलती हैं। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव जो है ये मिलती है फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यार ये मेल को मिलेगी, हाँ मिलती है, अगर वो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब कि उसका या तो डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 730 दिनों की। ठीक है, 730 डेज़ की, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये 1 साल के अंदर, मतलब एक कैलेंडर ईयर में ये 3 स्पेल में मिलती है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 5 दिनों से कम नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 4 दिन के लिए मैटरनिटी चाइल्ड के लीव अप्लाई कर दी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। 5 या 5 से ज़्यादा दिनों के लिए जो है वो आपको मैटरनिटी लीव अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम पैसे की बात करते हैं कि सॉरी मैटरनिटी सॉरी चाइल्ड के लीव, कि चाइल्ड के लीव में अगर आपको लेते हैं तो आपको जो है वो ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 100%। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है सिंगल पेड 100% सैलरी फॉर द फर्स्ट 365 डेज एंड अगले सेकेंड ईयर में उसको मिलेगी कितनी 80%। ठीक है, ये लिखा हुआ है एट 80% ऑफ सैलरी फॉर द नेक्स्ट 365 डेज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको आप। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव है उसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं किसी भी दूसरी लीव के साथ में, और ये भी एक अलग से अकाउंट होता है, ये भी किसी में से डिलीट नहीं होती है छुट्टी। ठीक है, अगला जो है वो है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसको बोलते हैं WRIL रिल। ठीक है, मान लीजिए किसी को सर्विस के दौरान इंजरी हो जाती है तो वो जो है वो ये वाली छुट्टी ले सकता है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। इसके अंदर भी उसको फुल पे एंड अलाउंस मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 6 महीने के लिए अगर एडमिट हो रहा है तो उसको फुल पे मिलेगी 100%, और उससे ऊपर अगर वो 12 महीने के लिए है तो उसे मिलेगी हाफ पे। ठीक है, तो इसमें नुकसान ही होता है ज़्यादा। इसके बाद हम बात करें अगर कोई स्पेशल लीव ले रहा है सेक्सुअल हरासमेंट केस में तो वो कितनी मिलती है, तो ये मिलती है हमें 90 डेज़ की। ठीक है, डिपार्टमेंट लीव इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखें, ये स्टडी लीव के बारे में आ गया जो पहले ही बात की है कि ये मिलती है पूरी सर्विस में कितनी 24 मंथ्स की। इसमें आपने सिर्फ यही याद रखना है। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। लीव सैलरी जो मिलती है स्टडी लीव के दौरान वो कितनी मिलती है, जितनी उसकी पे होती है। ठीक है, उस लीव में आने से पहले उतनी उसको जो है वो सैलरी मिलती है। ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो उसको नहीं मिलता है। ठीक है, आगे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक अब मिसलेनियस आता है, तो मिसलेनियस में तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं, एक बार आप इसको अगर डाउनलोड करके, मतलब इसमें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट्स ही दे रखे हैं कि आपने कोई भी अगर अप्लाई करना है स्टडी लीव के लिए तो आपने कौन सा फॉर्मेट भरना है। ठीक है, वो सारा कुछ इसमें ऐड है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आएगी इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि जो है वो समय निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, पहली बात तो। और ये आपके पास काफ़ी अच्छा मौका होता है लाइफ में एक अच्छी पोस्ट पे जाने का। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।